आपसी जो कह सकते हैं आप जातीय भी छोड़ दीजिए, बल्कि सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के आप कल ही देख लीजिए, शुक्रवार शनिवार रविवार क्या मुद्दा है, ये क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस लिए गए थे झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याओं के बजाय अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो पता नहीं मतदाता उनको क्यों मत देंगे, मेरी समझ से बात। इंडिया गठबंधन पहले चरण से ही मुद्दों की लड़ाई 24 पॉइंट जो मैनिफेस्टो है उसका मुद्दों की लड़ाई वो लड़ रहा है, अब तक लड़ रही है। उसने कभी भी जात पात की बात नहीं की, सांप्रदायिकता की बात नहीं की, यहाँ तक कि पत्रकारों से भी वो उलझते रहे कि भैया आप हमसे केवल मुद्दों का प्रश्न कीजिए। उनकी भाषाओं में परिवर्तन होता चला गया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की भाषा के साथ साथ उनके तमाम प्रत्याशियों ने भी मुद्दों को छोड़ना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके जो बहुत वोटिंग मार्जिन में लैंडस्लाइड होने की उम्मीद है, खतरा उनको नजर आता है। क्योंकि हम ये बात समझाने में उन लोगों को कामयाब हो गए, दलितों के बीच और अति पिछड़ों के बीच, यदि ये सरकार बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और ये बात लोगों को समझ में आया कि अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये सरकार बदलना चाहती है। 400 रुपए में हम सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में दे रहे थे, वो आज सिलेंडर 1100-1200 रुपए में मिलते हैं। कम करने के बाद भी चुनाव के समय में फिर भी 900-1000 रुपए में मिल रही है। सारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसकी दाम में बढ़ गई है। किसानों को जो एमएसपी मिलना चाहिए था, जहां किसानों के लिए उनको एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए थी, वहां उन्होंने किसानों के लाठियां भाजी, किसानों की हत्याएं की, किसान के आंदोलन को दबाया। दोस्तों 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होना है। 4 जून की बात करें तो रिजल्ट निकलना है। 4 के बाद इस देश का माहौल बदल जाएगा, किसी एक या इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार होगी। ऐसे में हमारे साथ भी 2 शख्सियत मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। बाएं तरफ हम बात करें तो मनोज मिश्रा जी हैं और दाएं तरफ बात करें तो रजनीश झा जी हैं। रजनीश झा जी के बारे में बता दें कि जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी पुराने जर्नलिस्ट हैं, तजर्बा रखते हैं, इनसे भी बात करेंगे। इस सबसे पहले हम मनोज मिश्रा जी से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चुनावी माहौल है, आप पूरे बिहार का दौरा करके वापस आए हैं और 1 जून को चुनाव का आखिरी दिन है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन की बात करें तो दावा काफ़ी मजबूत है, अपना अपना मजबूत है। आपकी निगाह में किस तरह की मजबूती है इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की? निश्चित रूप से 4 जून के बाद मोदी जी की विदाई होनी तय हो गई है। इंडिया गठबंधन 4 जून के बाद देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाने जा रही है, जो सर्वधर्म संभाव स्थापित करेगी, जो लोकतंत्र की रक्षा करेगी, जो जमहूरियत की रक्षा करेगी। और हम इसलिए ये दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों ने ये कहा कि हमें 400 से ज़्यादा सीट इसलिए दीजिए कि हम संविधान बदल देंगे। तो जब उन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे तो हमने लोगों को, देश के लोगों को समझाने में कामयाब हुआ कि जिस अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, जिस अम्बेडकरवादी जो संविधान है, उस संविधान को आज़ाद भारत के बाद बदलने का जो एक कुत्सित षड्यंत्र ये सरकार करेगी, तो जमहूरियत के लोगों को हम ये समझाने में कामयाब हो गए कि यदि लोकतंत्र को बचाना है, यदि लोकतंत्र की रक्षा करनी है, यदि संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से इस फासिस्टवादी सरकार को 4 जून के बाद वापस भेजना पड़ेगा। दूसरी बात यह रही कि ये सरकार, जिस मुद्दे पर इस सरकार देश में आई, मोदी सरकार, हम ये लोगों को समझाने में कामयाब हो गए कि ये कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई डाइन खाया जाता है। तो हमने लोगों को समझाया कि जो 400 रुपए में हम सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में दे रहे थे, वो आज सिलेंडर 1100-1200 रुपए में मिलते हैं। कम करने के बाद भी चुनाव के समय में फिर भी 900-1000 रुपए में मिल रही है। सारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसकी दाम में बढ़ गई है। किसानों को जो एमएसपी मिलना चाहिए था, जहां किसानों के लिए उनको एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए थी, वहां उन्होंने किसानों पे लाठियां भाजी, किसानों की हत्याएं की, किसानों के आंदोलन को दबाया गया। तो इस प्रकार से जहां उनको महंगाई मिटानी थी, विकास देना था, वहां उन्होंने महंगाई बढ़ाया। जहां उन्होंने देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करानी थी, वहां उन्होंने रोजगार की जगह बेरोजगारी दी। आज देश में जो है बेरोजगारी चरम पे है। आप यहां तक मानिए कि आज देश जो है, देश के सारे नागरिक, हम सब जितने नागरिक हैं, 2014 तक मात्र देश पर जो है 55,000 रुपए का कर्जा था, 30,000 रुपए का कर्जा था, जो आज बढ़कर के 55,000 रुपया करोड़ हो गया, 55,000 करोड़, यानी कि हर व्यक्ति पे 1,41,000 रुपए का कर्जा है। तो देश कर्जा में डूब गया है, देश में विकास कहीं नहीं दिख रही है, देश का सर्वधर्म संभाव खतरे में है। मनोज जी, बिहार की बात करें
आप मधुबनी में हैं, मधुबनी की बात कीजिए तो बताइए, तो मधुबनी में 2 लोकसभा क्षेत्र है आपका, एक झंझारपुर है, एक मधुबनी है। किसके पाला में कौन सीट जा रहा है? देखिए, मधुबनी जिला के दोनों ही सीट, झंझारपुर और मधुबनी, हम उम्मीद करते हैं कि हम दोनों ही सीट जीतने जा रहे हैं। उसका कारण है कि मधुबनी में माई समीकरण तो इंटैक्ट था ही, बहुत पहले से भी इंटैक्ट था, इस बार ज़्यादा मजबूती से इंटैक्ट था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत दलित मतदाता और ब्राह्मण सवर्ण मतदाता में ब्राह्मण खास करके भी हम लोगों को बढ़ चढ़ के भाग दिया। दलित मतदाता और जो अति पिछड़े मतदाता हैं वो हम लोगों के साथ जो जुड़ा, वो हमारे लिए पॉजिटिव बात है, और वो इसलिए ही जुड़ा क्योंकि हम ये बात समझाने में उन लोगों को कामयाब हो गए, दलितों के बीच और अति पिछड़ों के बीच। यदि ये सरकार बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और ये बात लोगों को समझ में आया कि अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये सरकार बदलना चाहती है। सर मनोज जी, हम बात करेंगे आपसे, थोड़ा हम सर से बात करें। रजनीश जी, 1-2 बात मेरे दिमाग में आ रही है। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से मोदी जी चुनाव 7 फेज में चलना है, जो 1 को लास्ट हो जाएगा 1 जून को, शुरू का जो 1-2 फेज था वो चुनाव कैसा रहा यही पता आपको है। उसके बाद से खासकर प्रधानमंत्री के भाषण में जो बदलाव हुआ है, कभी मंगलसूत्र के बारे में बात आई, कभी मुजरा के बारे में बात आई, कभी शहजादा के बारे में बात आई, कभी जेल भेजने की बात आई, इशारा था शायद तेजस्वी यादव पे। उसके बाद अभी मेरा मानना है कल जो आप देखते हैं लगा हुआ है यहाँ मेरे यहाँ झारखंड में, उन्होंने कहा कि शुक्रवार में, मतलब वो कह रहा है कि रविवार को शुक्रवार में बदल दिया गया है। क्या लगता है, ये हतोत्साह होने की पहचान है या फिर कुछ और? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। देखिए, जैसे ही क्रमवार चुनाव शुरू हुआ, आपने देखा होगा प्रथम चरण से जो मतदान शुरू हुआ था तो उसमें दोनों ही पक्ष, एनडीए भी और इंडिया गठबंधन भी, मुद्दों को लेकर के चल रही थी, आपस में मुद्दों के साथ संघर्ष कर रही थी। लेकिन 1 या 2 चरण के मतदान के बाद जो भी रिपोर्ट आया हो या जिस तरह, चूंकि हर पार्टी के पास अपना आंतरिक रिपोर्ट होता है अलग अलग संस्थाओं से या अपनी उस रिपोर्ट से जो भी उनके पास आया हो, उनकी भाषाओं में परिवर्तन होता चला गया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की भाषा के साथ साथ उनके तमाम प्रत्याशियों ने भी मुद्दों को छोड़ना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके जो बहुत वोटिंग मार्जिन में लैंडस्लाइड होने की उम्मीद है, खतरा उनको नजर आने लगा। दूसरा पक्ष देखिए तो इंडिया गठबंधन पहले चरण से ही मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। 24 पॉइंट जो मैनिफेस्टो है उसका, मुद्दों की लड़ाई वो लड़ रहा है, अब तक लड़ रही है। उसने कभी भी जात पात की बात नहीं की, सांप्रदायिकता की बात नहीं की। यहाँ तक कि पत्रकारों से भी वो उलझते रहे कि भैया आप हमसे केवल मुद्दों का प्रश्न कीजिए। भरोसा उठ गया क्या पत्रकारों से? तो भरोसा तो उठा ही है, क्योंकि जिस तरह वो गोदी मीडिया बोल देते हैं, इसलिए कि वो खासकर वही भी बोलते हैं कि मैं यूट्यूबर्स को नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़े चैनल वाले को बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है, वो इस तरह का भले ही इशारा दे रहे हो, लेकिन क्या वो सभी को कह रहे हैं। अब देता है तो वो थोड़े ना आपको सीधा कहेंगे कि हम आपको कह रहे हैं, कह सभी को रहे हैं। और उसके पीछे वजह भी है। अगर आपके खबरों में एक बायसनेस दिखता है तो वो सभी को दिखता है, और उसके खबर को लेकर के आप पे आरोप भी लगेगा और सवाल उठेंगे ही उठेंगे। तो इन दोनों पक्षों की जो अब तक की जो चुनावी प्रक्रिया रही है, उसमें एनडीए का चुनाव धीरे धीरे फिसलता हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बड़े नेता और सांसद प्रत्याशी तक की भाषा फिसली है। वो मुद्दों को छोड़ करके आपसी जो कह सकते हैं आप जातीय भी छोड़ दीजिए, बल्कि सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के आप कल ही देख लीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या मुद्दा है ये, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस लिए गए थे झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो समस्याओं के बजाय अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो पता नहीं मतदाता उनको क्यों मत देंगे, मेरी समझ से बाहर है। अभी आपके साथ कलीग भी हैं, इन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है, और ये क्या, इन्होंने बहुत सारे काउजेस दिए, बता रहे हैं कि ये वजह है बीजेपी की या इंडिया गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। आपका क्या कहना है, मधुबनी के बारे में क्या कहना है? नहीं, ठीक है, इनका कहना सही है, और ये अगर अपनी बातों को मजबूती से नहीं रखेंगे तो फिर लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा। तो इनका भी अपना कहना सही है, लेकिन अभी तक आपका एनालिसिस क्या है? आप एज ए पत्रकार आपका क्या एनालिसिस है कि क्या इंडिया गठबंधन मजबूत हो गई है इस बार या फिर वैसे ही रही? मजबूत तो हुई है,
मजबूत तो इसलिए भी हुई है ना, क्योंकि आप देखिए जो तमाम मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से वायदे करते आ रहे हैं, उन पे वो खरे नहीं उतरे हैं। लोगों की बेरोजगारी हो, मतलब विकास का मुद्दा हो, क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी बनाना हो, बहुत सारी चीजें हैं, जो काला धन लाना हो। आप काले धन के नाम पे आप जो ईडी के माध्यम से अरेस्ट कर रहे हैं, वो लोगों को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल अरेस्ट है। ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये ईडी काले धन को लेकर के अरेस्ट कर रही है। तो इसका प्रभाव भी लोगों में पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप देखे होंगे 14 या 19 के चुनाव में लोगों ने इन पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था, इसलिए हर दोनों चुनाव में लैंडस्लाइड हो गया था। न जात हुई थी, न बात हुई थी, मतलब लैंडस्लाइड वोटिंग हुई थी। यहां तक कि हम अपने लोकसभा में भी देखें, मधुबनी में तो मतलब इतना बड़ा जीत शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 5 लाख वोट से कोई जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उसी प्रत्याशी के साथ अगर इस बार हमने देखा है कि जब आप जाते हैं क्षेत्र में तो प्रत्याशी से लोग खुश नहीं है, प्रत्याशी को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। यही स्थिति झंझारपुर की भी है, प्रत्याशी को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। अब देखिए चुनाव जो है वो आमने सामने की लड़ाई तो प्रत्याशी की ही है, पीछे आपके 2 बड़े नेता हैं। अगर प्रत्याशी हटा दीजिए, दोनों जगह मतलब बड़े नेता ही लड़ रहे हैं, फिर तो बहुत नुकसान है। लोगों को अपना नेता सांसद चाहिए या फिर सीधा प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे मधुबनी में अगर कोई समस्या होगी तो मैं सांसद को ढूंढूंगा या प्रधानमंत्री को ढूंढूंगा। सर हम बात करेंगे, बस 1 मिनट के लिए आपसे बात मुखातिब होते हैं। बिहार की अगर बात करें तो एक बार फिर नीतीश जी के बारे में चर्चा होने लगा है। क्या तेजस्वी से प्रभावित हो गए हैं वो? देखिए, तेजस्वी से प्रभावित नहीं, तेजस्वी के साथ जो बिहार के लोगों की संलिप्तता हुई है, जो उनके तेजस्वी जी के साथ जिस प्रकार से जुड़े हैं, और खास करके माई समीकरण के अलावा जो पिछड़ा दलित और ब्राह्मण भी जुटा है, इससे उनको लग रहा है, खौफ लग रहा है। और उनको ये लग रहा है कि बिहार का आगे का भविष्य जो है महा इंडिया गठबंधन ही है। सर आखिरी सवाल आपसे है कि आप बताएं क्या लग रहा है कि इस बार एक बार फिर पलटेंगे चाचा? देखिए, चाचा की का अपना चरित्र रहा है। वो बिल्कुल मोदी जी की तरह अपने निर्णयों पे बड़े ही अड़िग रहने वाले नेता रहे हैं, पिछले 20 सालों से रहे हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया वो भाजपा को मान्य रहा है हमेशा। ये पहली बार 24 के चुनाव में दिख रहा है कि नीतीश बाबू को दरकिनार किया जा रहा है। न उनके चेहरे की आवश्यकता है, न उनके नाम की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि जातिगत वोट चाहिए भाजपा को, इसीलिए वो कुर्मी, कुशवाहा, कोई नहीं, जो भी वोट चाहिए, इसलिए उनके साथ गठबंधन किया गया। अब इन्होंने एनडीए के साथ क्यों गठबंधन किया, ये सवाल का जवाब तो अनुत्तरित रहेगा, क्योंकि नीतीश बाबू भी इसका जवाब नहीं देने वाले हैं कि उन्होंने महागठबंधन क्यों तोड़ा, राजग का साथ क्यों पकड़ा। तो ये आप भी साफ नहीं कर रहे, लेकिन इशारा है आप जो बदल सकते हैं। लग रहा है क्योंकि वो असहज हैं। आपने देखा होगा कि पटना के रोड शो में नीतीश जी बहुत असहज थे। तेजस्वी अभी भी उसी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, चाचा नहीं, तेजस्वी की भाषा और भाषण शालीनता और शैली, ये इसी चुनाव में नहीं, हमने पिछले 2020 के चुनाव में भी देखा था। कमिटेड इलेक्शन जो है वो तेजस्वी यादव ने लड़ा था, शायद इसीलिए वो राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब रहे थे कि बहुत ही शालीनता के साथ मुद्दों की लड़ाई लड़ना तेजस्वी जानते हैं। शायद मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति में वो लालू से कहीं आगे निकलते हुए। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को देखा, इन्होंने बताया है कि नीतीश चाचा जो मुख्यमंत्री हैं आपके इस बिहार के, एक बार फिर असहज फील कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर एक बार वो पलटी मारे।